हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बेटा? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज देखिए हमारा कौन सा है, L8A है। इससे पहले के 7 लेक्चर आपने पढ़ लिए होंगे और साथ के साथ नोट्स भी बना लिए होंगे। हम बात कर रहे हैं 12th केमिस्ट्री NCERT और फाउंडेशन नीट और जेई की बात कर रहे हैं। यूनिट हमारी कौन सी चल रही है दादा? यूनिट कौन सी चल रही है? सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। आप पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। चलिए आज हम बात करते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? वॉच लेक्चर्स डेली, डेली देखना है जब भी आपको वीडियो मिले, और मेक नोट्स बनाने हैं आपको साथ के साथ। डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी इज इनफ एंड आफ्टर एनसीईआरटी वी कंसीडर एनी रेफरेंस बुक, ओके देन और सॉल्व असाइनमेंट क्लासेज आर इनफ। ये बातें 5 पॉइंट हमें फॉलो अप करने। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं उनके लिए है, बाकी जो डेली रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं डेली बात बताता हूं। और सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है, इस बात को भी अपने माइंड में ध्यान रखना है। जितनी हम मेहनत करेंगे तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। आगे की जब हम बात करते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, दैट इज विलेयता, और जिसको क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे आज। चलिए देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, क्या कहता है ये सॉल्युबिलिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी से आप क्या समझते हैं? जनरल कोई चीज जितनी ज्यादा डिजॉल्व, मैक्सिमम डिजॉल्व हो जाए किसी सॉल्वेंट में, वो उसको क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यही बात लिखी हुई है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लीजिए हमारे ये सॉल्वेंट, हम कहते हैं ये सॉल्वेंट है हमारा, इसमें कोई हमने क्या डाला? सॉल्यूट डाला। ये क्या यहां पर सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम ये डिजॉल्व हो सकता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, जो हमने कांस्टेंट रख रखा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना डिजॉल्व हो सकता है वो क्या कहलाता है? उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ये बात आपको पता है, जनरल बात भी आप ये समझते हैं। मैक्सिमम अमाउंट उसमें कितना घुल सकता है वो उसके आपने घर में भी देखा होगा। हम किसी जब शरबत बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, चीनी हम घोलते हैं पानी में, शुगर को घोलते हैं, और एक स्टेज जब ये आती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर का घुल जाता है, तो वो उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। सॉल्युबिलिटी अब आगे क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, एक बात। और एंड द सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगी। हमारा सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, कैसा है, नेचर हमारी सॉल्यूट की कैसी है। साथ ही साथ किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। ये इसके फैक्टर हो गए। नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, इस पर डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी। और किस पर डिपेंड करेगी? सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगी। साथ ही साथ भाई किस पर डिपेंड करेगी? ये किस पर डिपेंड करेगी? यहां लिखा हुआ है टेम्परेचर और प्रेशर। इन 4 चीजों पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। और सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करेंगे, 2 प्रकार से बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। देखिए
पहली बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। कोई सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में सॉल्युबल किया जाए, डिजॉल्व किया जाए, दैट इज क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दूसरी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कैसे, क्या मतलब समझे इसका, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, यहां देखो बच्चों, ये लिक्विड है, ये हमारा क्या है, ये लिक्विड, इसमें हम क्या डालें, शुगर डालें, ये क्या है, सॉलिड है। तो ये क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड हो गया, कि सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, ये यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। ये तो ये बात हो गई। दूसरी बात सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसका उदाहरण तो हम जानते हो सर, ये तो हम जानते हैं और डेली करते भी हैं, क्या है, कोल्ड ड्रिंक, आप पीते हो ना। देखते हैं कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 गैस डिजॉल्व रहती है वाटर में, या कोई भी लिक्विड है उसमें गैस को डिजॉल्व किया जाए। ये तो मैंने जनरल एग्जांपल बता दिया है कोल्ड ड्रिंक का, या सोडा वाटर हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, सोडा वाटर। गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाए तब तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और जब सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कहलाता है। ये दो प्रकार की सॉल्युबिलिटी को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, ये बात कर रहे हैं आज। क्या बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दैट मीन्स किसी सॉलिड को, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सॉल्यूट है, जैसे शुगर ले ली, सॉल्ट ले लिया, नमक NaCl होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, आप सभी जानते हैं। और इसको हमने क्या करा, वाटर में डिजॉल्व किया, लिक्विड में डिजॉल्व किया, तो मैक्सिमम जितना डिजॉल्व हो सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्या कहता है, द मैक्सिमम, यही बात यहां पर लिखी हुई है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, maximum amount of solid in gram which can be dissolved, maximum amount of solid in gram which can be dissolved in 100 gram of solvent। 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट का जितना डिजॉल्व हो सकता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड। यह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट इज सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट की बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और फॉर थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल वर्क, न्यूमेरिकल वर्क के लिए क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड। फॉर न्यूमेरिकल वर्क की जब हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में कितनी डिजॉल्व है इसकी हम बात करेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉलिड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, जैसे ये बात हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये लिक्विड है, यहां पर देखिए ये क्या है, कोई लिक्विड है, ये कितना लिया है हमने, 1 लीटर, ये 1 लीटर ले रखा है। इसमें मान लीजिए मैक्सिमम जो अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है 5 मोल शुगर के डिजॉल्व हो सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ये हो सकता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 5 मोल पर लीटर, क्या बोलेंगे, 5 मोल लीटर इनवर्स। 5 मोल पर लीटर इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी बेटा, ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। यही बात यहां पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज मोल पर लीटर।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड। ये बात है कि मैक्सिमम, आप समझ लें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में जितना डिजॉल्व हो जाए, मोल पर मोल, जितने नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में मैक्सिमम डिजॉल्व हो जाएं, वो क्या कहलाएगा? मोल पर लीटर कहलाएगा। या इस बात को हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट ग्राम्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं तो उसकी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ये बात आपके समझ में आ गई हो। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। क्या कहता है? ए सॉलिड डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इफ द सॉलिड डिजॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शन आर सिमिलर इन बिटवीन देम। सॉल्यूट कब डिजॉल्व होगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा? इंटरएक्शन सिमिलर होगा। दोस्ती कब होती है? सेम के बीच होती है। दो बच्चों के दोस्त कब बनते हैं? जब उनका नेचर सेम हो, जब भी वो पास पास बैठेंगे उनकी बॉन्डिंग बनेगी क्या नहीं आपकी? आपकी अपने फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग कब बनेगी? जब आपकी नेचर मैच करेगी, जब भी आप साथ साथ बैठेंगे, अन्यथा नहीं बैठेंगे। ये यही बात कह रहा है कि सॉलिड डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शन आर सिमिलर इन बिटवीन देम। उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शन क्या हो? सिमिलर हो। और ये क्या कहता है? लाइक डिजॉल्व लाइक। ये आपने पढ़ा है, लाइक डिजॉल्व लाइक। समान समान को घोलता है। क्या अर्थ है इसका? इसका मीनिंग है समान समान को हिंदी में लिखते हैं घोलता है। ये होता है इसकी हिंदी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, समान नेचर का समान को ही लाइक करेगा। ये तो है नहीं दो का नेचर डिफरेंट हो और वो पास पास आ जाए, उनमें दोस्ती हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। सो पोलर सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। या क्या कहता है? पोलर जो सॉल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब पोलर नॉन पोलर समझ लें। पोलर सॉल्वेंट क्या है? देखिए, पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O है, NH3 है, HF है, CH3COOH, ये पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्यूट जो होगा वो किस में डिजॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट की जब हम बात करें, नॉन पोलर जैसे बेंजीन है C6H6, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एन हेक्सेन है और टोलुइन है। ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं? CH2 भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। क्या है? CS। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मतलब जो पोलर सॉल्यूट होगा, पोलर का मतलब तो समझते हो ना दादा? पोलर क्या होता है? जिसमें दो पोल होते हैं। यहां पर देखो भाई, पोलर नॉन पोलर का कैसे पता करेंगे? ये बात कह रहे हैं कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। अब देखिए पोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? डाइपोल मूवमेंट से। ये इसको कैसे करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, म्यू। और ये म्यू बराबर होता है Q इंटू डी। यदि मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट म्यू क्या आता है?
जीरो आता है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। म्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो म्यू जीरो आ गया तो बेटा क्या हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। और म्यू यदि जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कैसा होगा, पोलर। ये बात समझनी है कि म्यू जीरो होगा तो क्या होगा, नॉन पोलर, और नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, पोलर होगा। अब कैसे पता चलेगा हमें पोलर नॉन पोलर, जब हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे HOH, H2O है और HCl है, ये सब क्या है, पोलर है। कैसे समझ में आ रहा है, देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस पर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ये क्या होता है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। या हम ये कहें, देखो और मैं क्या लिखता हूं, और लिखता हूं जैसे H2O मॉलिक्यूल है, Cl2 है, ये तो क्या है, पोलर। यहां लिख सकते हैं ये क्या है, पोलर है, और ये क्या है, नॉन पोलर। अब जब डाई एटॉमिक में दोनों एटम सेम होंगे, एटम सेम होंगे तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यहां लिख लें, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इफ बोथ, क्या लिखेंगे, बोथ एटम्स आर सेम, both atoms are same, then molecule is non-polar। मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। जैसे ये लिखा H2O Cl2, ये क्या है, नॉन पोलर। और if atoms are not similar, then mu not equal to जीरो होगा। मतलब कैसा होगा, पोलर होगा। जैसे ये लिखा हमने HCl, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बेटा, यहां पर आप देख रहे हो, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, दो पोल बन गए। ये जो दो पोल बन गए इसलिए मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। जैसे ये अभी लिखा था OH, H, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी कैसा हो गया, दो पोल बन गए। तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएंगे, ये पोलर कहलाएंगे। पोलर नॉन पोलर की बात आ गई समझ में। जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, दोनों एटम सेम होंगे तो ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। और जब सेम नहीं है तब क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा। अब पॉलीएटॉमिक में क्या होगा सर, उसकी बता दो। पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, देखिए अब हम बात कर रहे हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। पॉलीएटॉमिक में यदि क्या कंडीशन है, इफ नो लोन पेयर, ये क्या लिखा है, लोन पेयर इज प्रेजेंट एट सराउंडिंग एटम,
एट एक बात तो ये, नो कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है किस पर, सराउंडिंग नहीं, सेंट्रल एटम पर। क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम, पहली बात। दूसरी, इफ ऑल surrounding atoms are similar, then molecule is कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। ये बात को समझो, मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। कब हो जाएगा नॉन पोलर दादा, जब हो जाएगा जब लॉन पेयर, सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर ना हो और ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, बाकी पोलर होगा। एग्जांपल देख लो, जैसे देखिए एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं CCl4, PCl5, SF6 एक्सेट्रा। CCl4 को देखें हम, जैसे ये है, इस पर ये 4 Cl जुड़े हुए हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 4 होते हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो लॉन पेयर कार्बन पर कितना है, 0। ये लॉन पेयर कितना है, 0। और 4 Cl, सारे Cl एक जैसे हैं, तो CCl4 कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। यही सब में बात है। तो ये हम पोलैरिटी को चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जब सराउंडिंग एटम सारे सेम हो, सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर ना हो, तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा बन जाता है, नॉन पोलर बन जाता है। इतना आप एक बार नोट कर लो, फटाफट नोट कर रहे हैं, बना लिया, बहुत बढ़िया। ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी कि पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, नॉन पोलर कैसा होगा। डायटोमिक की बात करेंगे तब दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे तो पोलर, और सेम होंगे तो नॉन पोलर। पॉलीएटॉमिक में मैंने आपको बता दिया, यदि मॉलिक्यूल जो सराउंडिंग एटम्स हैं सेम है और नो लॉन पेयर ऑफ द एट द सेंट्रल एटम, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, हमारा नॉन पोलर होगा। तो देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर होगा, अदरवाइज क्या होगा, पोलर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, जब सॉलिड को डिजोल्व करते हैं लिक्विड में, तो 2 प्रोसेस होते हैं। जब कोई सॉलिड है, यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई लिक्विड है हमारा, इसके अंदर ये बॉक्स बना हुआ है, ये क्या कर देता हूं, लिक्विड इसमें फिलअप कर देता हूं। क्या है इसके अंदर, कलर चेंज कर देता हूं, ये लिक्विड है इसके अंदर, और इसमें हमने क्या ऐड करा, हमने करा 5 मोल शुगर ऐड करी इसमें। फाइव मोल शुगर ऐड करी, तो यहां पर 2 प्रोसेस होंगे बेटा। कौन कौन से होंगे, एक होगा क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा होगा डिसोल्यूशन। पहले डिसोल्यूशन होगा, देन क्रिस्टलाइजेशन होगा। जब ये जो सॉलिड है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहां पर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन। ये तो डिसोल्यूशन कहलाएगा। शुगर को हमने लिक्विड में डाला, वाटर में डाला, तो डिजोल्व होएगा। फिर क्या होगा, जब ये डिजोल्व हो जाएगा तब एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये जो पार्टिकल्स हैं कहां पर जाएंगे, बॉटम पर जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये वाला, ये क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। 2 प्रोसेस हो रहे हैं यहां पर, देख रहे हो आप। जब हम शुगर को इसमें ऐड करें लिक्विड में या वाटर में, तो पहले डिसोल्यूशन घुलना चालू हो जाती है, विलय होना चालू हो जाती है। जब ये घुलना चालू हो जाएगी, एक स्थिति क्या आएगी, सैचुरेशन की स्थिति आती है। मैंने आज स्टार्टिंग बताया था,
कौन से सॉल्यूशन होते हैं, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, अब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या कहता है, एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने डिसॉल्व करा, दोनों को मिलाया तो दो प्रोसेस होते हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको भी हमें ऐसे ही समझना है कि दो प्रोसेस होते हैं, जनरल चीजें हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है। एक होता है डिसोल्यूशन, दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए आगे की बात करते हैं, अगले फैक्टर कौन कौन से हैं। इससे पहले यहाँ पर इसको देख लें, डिसोल्यूशन में क्या होगा, ये कहता है व्हेन ए, क्या कहता है, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, सम सॉल्यूट क्या है, डिसॉल्व, ये ऐसे नहीं है, डी है, डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन कहलाता है। दूसरा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होगा, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलॉइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स, अदर पार्टिकल्स के साथ क्या होंगे, कोलाइड होंगे, एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो है, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और यह बॉटम पर आ जाते हैं, ये बॉटम पर सेपरेट होकर आ जाते हैं, यही क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लें कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। चलिए अब यहां पर देखिए, ये बात हो गई क्रिस्टलाइजेशन की, आपने समझ ली। अब अगली बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी पर, हमने देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट पढ़ी थी, सॉल्वेंट पढ़ी थी, और टेम्परेचर की बात अब कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग पढ़ा था ना, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, ये लिखा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम पढ़ चुके हैं, अब क्या किसकी बात हम कर रहे हैं, ये हटा देता हूं एक्स्ट्रा स्लाइड। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर से देखिए क्या इफेक्ट होता है, चीनी है, शुगर है, वाटर में आप डिजोल्व करते जाओ तो एक स्थिति सैचुरेशन की आती है और डिजोल्व होना बंद हो जाती है। और जब हम, आपने जलेबी खाई है, जलेबी में चाशनी बनती है और वो चाशनी क्या होती है, गर्म रहती है। गर्म क्यों रहती है, उसमें सॉल्युबिलिटी चीनी की, शुगर की क्या रहती है, मोर क्वांटिटी रहती है। मतलब क्या हो गया कि व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, पूरा लिख देता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज in dissolution process टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस में, सो solubility of solute is, क्या लिखेंगे, इज आल्सो इंक्रीज। मतलब यहां पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और प्रोसेस हमारा कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक रहेगा। कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं टेम्परेचर
इंक्रीज, तो क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और टेम्परेचर डिक्रीज करें, ये क्या है, डिक्रीज, ये क्या है, इंक्रीज, क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात, ये हो गई पहली बात। तो इसको आप एक बार नोट कर लें यहां पर। ये मतलब ये हमने किसके लिए बात करी है, ये बात करी है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए बात करी है मैंने। प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है हमारा। यहां लिख लें, चाहे 1 नंबर डालकर यहां लिख रखा है, ए प्रोसेस इज एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर इंक्रीज डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी और सॉलिड आल्सो इंक्रीज, एंडोथर्मिक के लिए। अब एक होता है दूसरा एक्जोथर्मिक, उसमें क्या होगा सर, उसमें आपको समझ में आ गया होगा, बी पॉइंट डालने है, बी में लिखें फॉर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक है, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक, क्या लिखेंगे, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक है, देन क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी यहां पर, डेल्टा एच की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अब उल्टा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात आ रही समझ। और दूसरी बात, यहां क्या लिखता हूं, टेम्परेचर क्या करता हूं, डिक्रीज, देन सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब, एक्जोथर्मिक प्रोसेस में, ये नोट कर लें आप, एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब देखिए एक फैक्टर और है, कौन सा, इसको समझ लें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर ये क्या कहता है, देखिए लिक्विड और गैस पर प्रेशर का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। तो सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होते जल्दी से। द प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो प्रेशर का कोई बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट नहीं आता है, किसमें, सॉलिड और लिक्विड के केस में। तो ये हमने बात करी आज, किसकी बात कर ली, ये हमने बात करी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा इसका टॉपिक एक और पार्ट पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये आज आपने देख लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये सारी चीजें आपने सीखी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, ये बात हमने देख ली। और अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, उसकी हम बात करेंगे। तो साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहें बच्चों,
और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।